एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं उन सभी बच्चियों का केस लेकर अदालत गई थी और मेरा वकील भी मेरे साथ था, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही गवाह था। अब मैं ये सोच रही थी उन सभी बच्चियों की गवाही कैसे दी जाए। ना ही उन बच्चियों का मुझे नाम पता था, ना ही घर का पता था। मुझे मेरे वकील ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, उन सभी बच्चियों की गवाही चाहिए, एक गवाही से काम नहीं बनेगा। वकील ने कहा तो मैं उन सभी बीते हुए परिस्थितियों से गुजरने लगी। ये कुछ 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे और भाई भी थे और सबसे छोटी 13 साल की बहन थी। वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल कोरियन डॉल लगती थी। हम सब उसे डॉली कहते थे। जब मेरी शादी हुई तो वो बिल्कुल डॉल जैसी लग रही थी। सबकी नज़रों की ताक उसी के ऊपर बनी हुई थी। मेरी बहन की दूधिया रंगत और ब्राउन बाल, 13 साल की उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत थी कि जो उसे देखता अपनी आंखें झपकना भूल जाता था। उसकी शरीर की बनावट बिल्कुल डॉल की तरह थी, इसलिए देखने में कोई 14-15 बरस की लगती थी, लेकिन थी बेहद खूबसूरत और मासूम। उसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। हम सब बहन भाइयों की लाडली थी। हमने उसे अपने हाथ का छल्ला बनाकर रखा हुआ था। लेकिन मेरी शादी क्या हुई। मेरी छोटी बहन पर परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका था। मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद ही एक दिन मुझे मेरी मम्मी का फ़ोन आया। कहने लगी, वर्षा अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई है। उस टाइम शाम हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही मैं बेहद परेशान हो गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वर्षा घर के करीब स्कूल में ही पढ़ती थी, कहाँ जा सकती थी। मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। मेरी माँ रोए जा रही थी। मैं बेहद परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुराल में पति के अलावा एक देवर भी था, जो अभी कॉलेज से वापस नहीं आया था। मैंने अपनी सास को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने भी मुझे अपने माँ के पास जाने की परमिशन दे दी थी। मैं अपने देवर के साथ ही रिक्शे में मायके पहुंची थी। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। शाम का अंधेरा छा चुका था। अब तो बात मोहल्ले में फैल चुकी थी। अब मोहल्ले वाली औरतें हमारे घर में मौजूद थी। जितने मुंह उतनी बातें थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, अगवा हो गई होगी। कोई कहने लगा, आजकल कम उम्र में लड़कियां मोहब्बत के जाल में फंसकर घर से भाग जाती हैं, फिर शादी और पति के साथ ही घर लौटती हैं। मम्मी पहले से ही रोई जा रही थी। मेरे पापा और दोनों भाई वर्षा को ढूंढने गए हुए थे। हमारे घर पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। मेरे अपने आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं दिल में वर्षा के लौट आने की प्रार्थनाएं कर रही थी। रात का अंधेरा पूरा छा चुका था। पड़ोसी भी अपने घर वापस लौट चुके थे। मेरे माँ बाप, भाई बहन भी थक हार कर वापस घर आ चुके थे। वे गर्दन झुकाए बैठे थे। मैंने कहा कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मेरी बात पर भाई कहने लगा कि हम पुलिस के पास गए थे। उनका कहना है अक्सर लड़कियां खुद घर से भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं और दौड़ हम पुलिस वालों की लग जाती है। मैंने कहा, वह पुलिस वाला क्या पागल है। वर्षा तो अभी सिर्फ 13 साल की है। मेरी बात सुनकर मेरा दूसरा भाई गुस्से से कहने लगा, आजकल उम्र की कैद नहीं होती। हमने खुद स्कूल के कैमरे में देखा है। स्कूल से कुछ दूर के फासले पर एक बाइक खड़ी थी। वह खुद एक बाइक वाले के साथ बैठी थी, लेकिन वह जगह ऐसी थी जहाँ कैमरे की आखिरी हद थी, इसलिए ठीक से कुछ भी निशानदेही नहीं हो पाई थी कि वह किसके साथ गई थी। लेकिन ये सब ने देखा है कि वह अपनी मर्जी से एक बाइक पर बैठकर गई थी। इस खबर ने तो एक तूफान सा मचा दिया था। सब लोगों को लग रहा था वर्षा खुद किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठी देखी गई थी, इसलिए घर से भाग गई है। लेकिन मेरा इस बात पर दिल नहीं मान रहा था। वह तो बेहद मासूम सी थी। उसने तो आज तक मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। फिर 12-13 साल की बच्ची ऐसा कैसे कर सकती थी। हम सब की वे रात बड़ी खतरनाक गुजारी थी। एक रात ही काफ़ी होती है एक लड़की की बदनामी उठाने के लिए। चाहे उम्र के जिस हिस्से में भी हो, बदनामी हो ही जाती है। रात भर मेरे पति की भी मुझे फ़ोन आते रहे। कहने लगे वह जब से ऑफिस से लौट कर आए हैं वह बुखार में पड़े हुए हैं, इसलिए मेरे पास नहीं आ सके। लेकिन वो मुझे बार बार डॉली के बारे में पूछ रहे थे कि वह घर पहुंची कि नहीं। इस तरह पूछते हुए वह भी वहां पहुंच गए। उन्हें बहुत तेज बुखार था। उसके बावजूद वो मेरे भाइयों से कहने लगे, हमें यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, अपनी बच्ची के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे बाप और भाई बस उस वीडियो को देख कर ही इस बात पर यकीन कर बैठे थे, डॉली अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई है। मेरी माँ के आंसू भी अब खुश्क हो गए थे। वह दोपहर के वक्त हमारी गली में एक शोर सा मचा था। जब बाहर निकल कर देखा गया तो होश ही उड़ गए थे। सामने से वर्षा उजड़ी हुई हालत में रोते हुए घर की तरफ चली आ रही थी। मोहल्ले की औरतें
तरह तरह की सवाल पूछ रही थी, लेकिन वह चुप थी। मैं भागकर अपनी बहन के पास पहुंची थी, उसे सीने से लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे घर के अंदर लाई। उसे देखकर मेरे माँ बाप और भाई तैस में आ गए। कहने लगे, ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर घर वापस लौटी है, इसलिए हम उसे किसी भी सूरत अपने घर में रहने नहीं देंगे। मेरी माँ, जो कल तक डॉली के लिए तड़प रही थी, इस वक्त उसे नफरत से देख रही थी। मेरे भाई और माँ बाप डॉली को देखते ही उसके पास आए और पूछने लगे कि बता, कौन था वह मोटरसाइकिल वाला, तू क्यों उसके साथ बैठकर गई थी। अजीब बात तो ये थी, वह चुप थी, कुछ नहीं बोली और उसकी चुप्पी ने जैसे मुझे मुजरिम बना दिया था। वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने भी उससे कई बार कहा कि वह सब कुछ सच सच बता दे, किसी से ना डरे, बताओ कि वो मोटरसाइकिल वाला कौन था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस डरी सहमी आंसू बहाते जा रही थी। मेरे माँ बाप ने उसे बाजू से पकड़ा और घर से बाहर धक्का दे दिया। वह गली में जाकर गिरी थी। कहने लगी, जिसके साथ चली गई थी उसी के साथ आज भी दफा हो जाओ। हमारे घर में तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये कहकर मेरी माँ ने और पापा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने बहुत कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं, डॉली कहाँ जाएगी। वह कहने लगे, मैं उसे घर पर रख कर बदनामी मोल नहीं ले सकता। लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे। अच्छा होगा वो वहीं चली जाए जहाँ से आई है, वरना मर जाए। न जाने ये शब्द मेरे बाप ने कैसे अपने मुंह से निकाले थे। मैंने पापा को बहुत समझाया, भाइयों की विनती की। मेरे पति अखिलेश ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ना मेरे पापा डॉली को घर में रखने को तैयार थे, ना ही भाई। लेकिन मैं अपनी बहन को कैसे बेसहारा छोड़ देती। मैंने अखिलेश से कहा कि अभी मेरे घर वाले गुस्से में हैं, इसलिए हम डॉली को अपने घर ले जाते हैं। जब मेरे माँ बाप और भाइयों का गुस्सा ठंडा होगा तो वापस भेज देंगे। मेरे पति मेरी बात पर राजी हो गए। मैं डॉली को अपने साथ अपने ससुराल ले आई। मेरी सास भी सारी हकीकत को जानती थी। मुझसे कहने लगी, बहू उसे क्यों अपने घर लेकर आ गई हो। इस जैसी बेटी को सहारा देने के बजाय उसका खून कर देना चाहिए। कि हे भगवान, इस लड़की की उम्र तो देखो और काम क्या क्या कर रही है। मेरी सास ने भी डॉली को देखकर बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे पति ने उन्हें चुप करवा दिया कि बस वह कुछ ही दिन यहाँ रहेगी, फिर अपने घर चली जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ दिन आप चुप ही रहो। मेरी सास ये सुनकर मुंह बटोरने लगी, अपने कमरे में चली गई। मैंने डॉली को अपने कमरे में ही रखा। अखिलेश अपने छोटे भाई के साथ ही रहे। मैं डॉली से पूछने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन उसने अपने जुबान सी लिए थे। नहीं बताया कि नहीं बताया। न जाने उसे किस बात का डर था, क्या डर सता रहा था। जब मैं उसे पूछती तो वह रोने लगती। उसकी सफ़ेद रंगत अब धीरे धीरे पीली पड़ती जा रही थी। वह अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगी थी, कभी कभी अपने बाल नोचने लगती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं चुप हो जाती, लेकिन ये सिलसिला भी कब तक चल सकता था। कुछ दिन के बाद ही अखिलेश का मूड भी मुझसे बिगड़ने लगा। वह साफ शब्दों से तो ना कहते थे, लेकिन दबे शब्दों में कई बार बोल चुके थे। हमारी नई नई शादी थी, कब तक वह इस बात को बर्दाश्त करते। मेरे साथ मेरी बहन मेरे कमरे में डेरा जमा ले। मेरी सास भी बस अखिलेश की वजह से ही चुप थी, वरना मेरी बहन को जब भी देखती तो बुरा भला कहती और गंदा सा मुंह बनाए रखती। पहले तो मैंने सोचा बहन को सास के कमरे में सुला दूं, लेकिन मैं जानती थी वह कभी भी डॉली को बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो भी हुआ था, मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मेरी सास की चुपती बातें उसे और ज़्यादा दिमागी परेशानी में डाल रहा था। इसलिए मैं ये सोचकर परेशान थी, डॉली को रखूं कहाँ। मेरे ससुराल में बस 3 ही कमरे थे। एक मेरी सास का था, एक अखिलेश का और एक मेरे देवर मनोज का। 18 साल का लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। उसके अलावा घर में बस एक स्टोर रूम था जहाँ घर का फालतू सामान रखा जाता था। मैं डॉली को वहाँ कैसे रख सकती थी। जब से मैं उसे अपने घर लाई थी वह पल पल मेरे साथ ही रहती थी, एक पल भी मुझसे दूर होने को तैयार नहीं थी। और मैं ये तक नहीं जानती थी वह अलग जगह सोने को तैयार होगी भी या नहीं। कुछ दिन इसी टेंशन में बीत गए थे, लेकिन उसके बाद तो अखिलेश ने एक दिन मुझसे साफ कह दिया कि अपने घर वालों से बात करो, डॉली कब तक यहाँ रह सकती है। मैंने अपनी माँ से बस कुछ दिन का ही कहा था। वह रोज मुझसे पूछती थी, बहू तुम्हारी बहन अपने घर वापस कब जाएगी। मैंने सोचा कि शायद पापा और भाइयों का गुस्सा कुछ शांत हुआ होगा, तो मैंने उनसे बात की डॉली को अपने पास बुला ले। लेकिन जैसे ही मैं ये बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने कहा कि जहर देकर मार डालो डॉली को, वरना तेरे बाप भाई उसका गला घोंट कर मार डालेंगे। ये कहकर मम्मी ने फ़ोन काट दिया। मैं बेहद परेशान थी, क्या करूं, कैसे अपनी बहन को बेसहारा छोड़ दूं। लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। एक दिन मैंने स्टोर रूम का जायज़ा लिया।
वह काफ़ी छोटा सा कमरा था। मैंने अपने देवर को अपने साथ लिया और फालतू कूड़ा कबाड़ा बाहर फेंक दिया। कमरे में ज़मीन पर ही एक बिस्तर बिछा दिया। मेरा देवर मुझसे पूछने लगा, भाभी ये सब आप किसके लिए तैयार कर रही हैं? मैंने कहा, डॉली अब यहीं रहेगी। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह चुप रहा, फिर कहने लगा, आप अपनी बहन को मेरा कमरा दे दें, मैं स्टोर रूम में गुजारा कर लूँगा। जब वो अपने घर चली जाएगी तो फिर मैं अपना कमरा ले लूँगा। उसने अभी यहीं तक बात की थी, मेरी सिसकियाँ शुरू हो चुकी थी। मैं कब से अपने सीने में दर्द भरकर बैठी थी। मुझे रोता देखकर मेरा देवर मनोज भी परेशान हो गया। मैंने कहा, उसका मेरे घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे बाप और भाई उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अगर वह वापस गई तो उसे जान से मार डालेंगे। तुम अपने कमरे में ही रहो, वरना सासू माँ मुझे बातें सुनाएंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगा, आप रोइए मत, जो आपको ठीक लगता है वही करें। मैं स्टोर रूम को एक कमरे की शक्ल दे दी थी, लेकिन जब रात को मैंने डॉली को वहाँ सोने के लिए कहा तो वह रोने लगी। मेरे गले लगकर मुझसे भींच कर कहने लगी, दीदी मुझे अकेला मत छोड़ो, वह मुझे मार डालेगा। ये पहला शब्द डॉली ने उस आदमी के बारे में सुनाया था, वरना वह कुछ भी नहीं कहती थी। मैंने कहा, कौन मार डालेगा? तो वह रोने लगी, कहने लगी, वह अच्छा इंसान नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे बताओ वह कौन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी को बर्बाद कर डाला है। मैंने डॉली को अपने गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछने लगी। वह जैसे ही कुछ कहने लगी, मेरा पति अखिलेश ऑफिस से वापस आ चुके थे। डॉली अखिलेश को देखते ही चुप सी हो गई, फिर जल्दी से मेरे कमरे में चली गई। अखिलेश मुझे देखकर कहने लगे, तुमने अपने घर वालों से बात की? मैंने उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो मेरी माँ ने कहा था, और ये भी कह दिया कि डॉली आज के बाद स्टोर रूम में रह लिया करेगी। मेरी ये बात सुनकर अखिलेश के तने हुए चेहरे पर कुछ नरमी आई थी। कहने लगे, ये ठीक है, बल्कि मैं उसे कमरे की तरह ही बना देता हूँ। यहाँ स्टोर रूम में एक बेड रखवा दूंगा। और स्टोर रूम का जायजा लेते हुए बोले थे। मैंने बड़ी मुश्किल से ही डॉली को स्टोर रूम में सोने पर राजी किया था। मैंने उसे कहा वह अपना कमरा अंदर से लॉक करके सोए, जब तक मैं ना कहूँ वह दरवाज़ा ना खोले। बड़ी मुश्किल से वो मेरी बात समझी थी, लेकिन उस वक्त बेहद डरी हुई थी, लेकिन मेरी बात मान गई। उसने स्टोर रूम में जाकर अपना कमरा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गई। अखिलेश का मूड बहुत अच्छा था। मुझसे कहने लगे वे कुछ ही दिन में स्टोर रूम को कमरे की तरह सेट करवा देंगे। फिर यही हुआ था। स्टोर रूम को एक कमरे की शक्ल दे दी गई थी। डॉली अब वहीं रहने लगी थी, लेकिन रहती बिल्कुल चुप चुप सी थी। जब भी अखिलेश घर आते तो डॉली की रंगत उड़ने लगती थी। वह जल्दी से अपने कमरे में चली जाती, खाना भी वहीं खाती, कमरे से बाहर तक नहीं निकलती थी। यही व्यवहार उसका मनोज के साथ भी था। वह मनोज को देखकर भी अपने कमरे में चली जाती थी। मुझे लगा शायद उस हादसे ने डॉली के दिल में हर आदमी के लिए डर पैदा कर दिया है। लेकिन एक बार जो कुछ मैंने देखा वो मुझे दंग सा कर दिया था। एक बार मैं सुबह देर से उठी थी क्योंकि छुट्टी का दिन था, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में बाहर आई, मुझे किचन में कुछ बात करने की आवाज़ें आने लगी थी। जब मैं किचन में गई तो मनोज नाश्ता बना रहा था। डॉली भी वहीं डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। वह उसी से ही बातें कर रहा था, बल्कि उससे पूछ रहा था मैगी खाएगी या अंडा। मनोज डॉली से बहुत प्यार से बात कर रहा था, लेकिन डरी सहमी खड़ी थी। मुझे देखकर मेरे पास आ गई। मनोज ने पलटकर मुझे किचन के दरवाजे के पास देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, आपकी बहन को भूख लगी थी, कब से आपके कमरे के बाहर बैठी थी। मैंने कहा, भाभी संडे को देर से उठती हैं, लेकिन ये तो कुछ बोलती ही नहीं। कब से पूछ रहा हूँ कि क्या नाश्ता करेगी। वह बहुत नॉर्मल ही बात कर रहा था, लेकिन डॉली मेरे साथ मेरे कमर से लिपट गई, कांप रही थी। मैंने कहा, मनोज तुम डॉली से दूर ही रहा करो। मेरी बात सुनकर मनोज ने मुझे बड़ी हैरानी से देखा था। कहने लगा, भाभी आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैंने कहा, नहीं, लेकिन अगर माँ जी ने तुम्हें डॉली के साथ बातचीत करते हुए देख लिया तो मेरी बहन के लिए ये चौखट भी बंद हो जाएगा। ये कहकर डॉली को वापस उसके कमरे में ले गई। उसे कहा, तुम यहाँ बैठो। फिर मैं वापस किचन में आ गई। मनोज अब भी वहीं खड़ा था। मुझे देखकर अपना नाश्ता लेकर बाहर निकल गया, लेकिन न जाने कैसा आदमी था, उसने डॉली से बातचीत करना नहीं छोड़ा था। जब भी मौका देखता वह डॉली से इधर उधर की बातें करने लगता। कभी बाजार से उसके लिए चॉकलेट लेकर आता। मनोज को देखते ही वह डर कर अपने कमरे में चली जाती। बात यहीं तक नहीं थी। एक दिन जो बात मनोज ने खाने के बीच की, हम सब उस बात को सुनकर अपना खाना पीना भूल गए थे। वह माँ जी से कहने लगा वह डॉली से शादी करना चाहता है। इस बात ने एक तूफान सा खड़ा कर दिया था।
मेरी सास, जो अब तक शायद अखिलेश की वजह से चुप थी, अब फट पड़ी थी। कहने लगी, अभी के अभी इस लड़की को बाहर निकालो। इस कमीनी ने न जाने कितनी सी उम्र में किस किस के साथ मुंह काला किया है, और अब ये मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। मेरी सास तो गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। मैं तो ये सुनकर सांस लेना ही भूल गई थी। मनोज को क्या सूझी थी ऐसी बात मुंह से निकालने की। शायद उसने मेरी उस दिन की बात का बदला लेने के लिए ये सब किया था। मैंने उसे डॉली से बात करने को मना किया था, इसलिए उसको ज़्यादा बुरा लग गया था। तभी उसने ये शादी का ढोंग रचाया था। अब जानता था ये सुनकर डॉली को मेरी सास धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी। अखिलेश भी ये सुनकर बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा, मनोज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगी और ना होने दूंगी। और वो मेरी बात सुनकर बोला, शादी में वर्षा से ही करूँगा, चाहे अब लोग कुछ भी कहें। अच्छा है कि अब ये काम घर की चार दीवारी में ही कर दी जाए, वरना मैं उसे कोर्ट में ले जाकर कोर्ट मैरिज कर लूँगा। मेरी सास ने ये सुनकर मनोज के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। कहने लगी, कैसी जुबान चलने लगी है तुम्हारी? खबरदार, जो कोई बात की। उसके बाद जो कुछ मनोज ने बताया, ये सुनकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। कहने लगा, डॉली का रेप मैंने ही किया था, उसका दोषी हूँ। ये सुनकर मेरी सांस ही रुक गई थी। अब मेरी सास आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अखिलेश भी लाल आंखें किए हुए उसे देखता रह गया था। मनोज शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए बोला, मुझे वह पहली बार में ही देखने में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं जानता था वह अभी कम उम्र की है, इसलिए मेरी माँ कभी मेरी शादी वर्षा से नहीं करेगी। और वैसे भी माँ को मेरे लिए अपनी सहेली की बेटी पसंद है, इसलिए इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। फिर जितनी वर्षा खूबसूरत और भोली थी, मेरे दिल और दिमाग पर छा गई थी। उन दिनों मुझ पर न जाने क्या भूत सवार था। मुझे वर्षा के अलावा कुछ नहीं सूझता था। इसलिए एक दिन मैं उसके स्कूल से कुछ फासले पर बाइक लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो वहाँ से निकली, मैंने झूठ कहा, तुम्हारी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें बुला रही है, चलो मेरे साथ। ये सुनकर वो मेरे साथ बैठ गई। मैं उसे अपने एक दोस्त के खाली मकान में ले गया। उसे नशे की दवाई दी। वर्षा को बेहोश करके मैं वापस घर आ गया था, ताकि मुझ पर किसी का शक न हो। फिर यही हुआ। कुछ देर के बाद ही भाभी का फ़ोन आ गया कि मैं भाभी को लेकर उनके मायके चला गया। कुछ देर में वहाँ रुक कर वापस वर्षा के पास चला गया। उस वक्त मुझ पर राक्षस सवार हो चुका था, इसलिए मैं उस मासूम पर जरा भी तरस नहीं आया। मैंने उसके साथ रेप किया। वर्षा मेरी विनतियाँ करती रही और रोती रही, मुझसे माफ़ी मांगती रही, लेकिन मुझ पर तो जैसे शैतान सवार हो चुका था। मैंने उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाता रहा और फिर उसे इतना डराया धमकाया, अगर उसने मेरा नाम लिया तो उसे जान से मार डालूंगा। वह छोटी सी थी, इसलिए वर्षा बहुत डर गई। उसके बाद उसे इसी जगह पर बंद करके घर आ गया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने किया वह गलत था। मैंने सोचा जब बड़ी होगी तो उसी से शादी कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं जानता था उसके घर वाले उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वह यहाँ आ गई और मेरे लिए एक परीक्षा बन गई। मैं उससे दूर नहीं रह सकता था। उससे शादी करने के लिए मैं फिर से पाप करूँ। आप मेरी इज्जत से उसके साथ शादी कर दे। मनोज की बातें सुनकर मैं चीखने चिल्लाने लगी। मनोज का कॉलर पकड़कर मैंने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, क्यों किया तुमने मेरी बहन वर्षा के साथ ये सब? अखिलेश का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख लाल हो गया था। मेरी सास अब चुप थी। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे तुम जैसे आदमी से अपनी बहन की शादी नहीं करनी। मैं तुम पर केस करूंगी, तुम्हें जेल भेज दूंगी। वह चुपचाप मार खाता रहा। फिर कहने लगा, मुझसे गलती हो गई है, बेशक आप मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन उससे आपकी इज्जत वापस नहीं आएगी और ना ही उसे कोई अपनाएगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने ही उसे जख्म दिया है, अब मैं ही उसे इज्जत दूंगा। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कह रहा था। मेरी सास भी रोने लगी, मनोज को बुरा भला कहने लगी। फिर दूसरे ही दिन वर्षा की शादी मनोज से हो गई। वक्त यूं ही बीतने लगा था, लेकिन एक दिन मुझ पर वह राज भी खुल गया। जब एक दिन मैं बाजार से लौटी थी, मेरी सास सो रही थी। मेरा देवर मनोज घर पर नहीं था। घर के मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे अपने पति अखिलेश और वर्षा की बातें करने की आवाज़ आने लगी। जब मैं अंदर आई तो अखिलेश उसे कह रहे थे, मुझे बस ये बता दो कि मनोज को ये सब मालूम कैसे हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था? तुम्हारा रेप तो मैंने किया था, तुमने उसे ये सब क्यों बताया? उस टाइम मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। डॉली डरी सहमी हुई ना, मैं सिर हिला रही थी। अखिलेश उसे यूं बात कर रहे थे जैसे उसे मार ही डालेंगे। जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तब मैंने पलट कर देखा तो मनोज खड़ा था।
एक नज़र मुझ पर डालकर आगे बढ़ गया और अखिलेश को डॉली से पीछे धकेलने लगा। अखिलेश को शायद मेरे आने का पता हो गया था। मनोज को देखकर डॉली उसके कदमों से जा लगी थी। मनोज, मुझे उस आदमी से बचा लो। डॉली अब भी कांप रही थी। मनोज उसे अपने साथ लगाए बड़ी नरमी से बात कर रहा था। कहने लगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम अब मेरी इज्जत हो। तुम्हें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अखिलेश की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए थे। मेरे बहते आंसू देखकर वे समझ गए थे कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। मनोज ने बहुत गुस्से से अखिलेश से कहा, अगर वह डॉली के आसपास भी नजर आया तो वह खुद से जेल भेज देगा। ये कहकर डॉली को अपने कमरे में ले गया था। अखिलेश मेरे सामने नजर नहीं उठा पा रहा था। मैं वहीं गिरती चली गई। इतने बड़े सदमे के साथ जीना शायद मेरे लिए मरने जैसा था। वक्त गुजरता गया। मेरी जिंदगी अखिलेश के साथ बस एक समझौता थी, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वह मुझसे बहुत बार अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका था, लेकिन उसे माफ़ करना मेरे बस में नहीं था। मेरे देवर मनोज ने पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी कर ली थी। मुझसे कहने लगा, भाभी, आपकी बहन का असली मुजरिम मैं नहीं बल्कि आपका पति था। मुझे डॉली ने सब कुछ बता दिया था। उसके बाद मुझे डॉली पर बहुत तरस आया था। मैंने सारा इल्ज़ाम खुद पर लेकर डॉली को अपनी पत्नी बना लिया था। अब आप यकीन करिए, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। और हाँ, मैं बहुत जल्द वर्षा को लेकर अलग हो जाऊंगा। आज मनोज को जितना भी सल्यूट करती उतना ही कम था। मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ अखिलेश जैसे कमीने लोग होते हैं वहीं मनोज जैसे फरिश्ते भी होते हैं, और भगवान ने इन दोनों को एक ही पेट से पैदा किया है और ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं तो उस दिन को सोचकर पछता रही हूँ जब मैं अखिलेश से शादी की थी। अब जब सब कुछ पर्दाफाश हो गया था तो उसके पिछली ज़िंदगी के बारे में भी मैं बहुत कुछ जाना। ये अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम में कई लड़कियों को अपने हवस का शिकार बना चुका था। उन सभी लड़कियों को धमकी भी दे चुका था। वह बच्चियां डर कर कभी सामने नहीं आईं और अखिलेश का हौसला बुलंद होता चला गया। इसी तरह 10-12 साल की बच्चियों का रेप करता और उन्हें डराता धमकाता। मैंने अखिलेश के मोबाइल के पुराने अकाउंट से वे सारे मैसेज देखे थे जो बच्चियों को धमकी देता था। मैंने अखिलेश के मोबाइल से वे सारे मैसेज चुरा लिए और यहाँ मेरा देवर भी मेरी बहन को लेकर अलग हो चुका था, तो मुझे किसी बात का डर नहीं था। रही बात मेरे बच्चे की, तो मैं उसकी परवरिश कर सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी थी कि मैं खुद कमाकर अपने बच्चों की परवरिश कर सकती थी। इसलिए मैंने अब अखिलेश से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया और यहाँ से निकल गई। मैं अखिलेश को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती थी, उन सारी बच्चियों के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सास मेरे पैरों में आकर गिर गई। वह झोली फैलाकर अपने बेटे की रिहाई मांगने लगी, लेकिन मुझे अपने सास से कोई शिकायत नहीं थी। वह एक माँ थी, लेकिन उनको अपना सीना मजबूत करना होगा और ऐसे जालिम को सलाखों के पीछे छोड़ना होगा। अगर उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो न जाने वह कितनों की जिंदगियां बर्बाद करेगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मैंने ये फैसला सही किया है या गलत। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।